हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। पहले जापान, फिर नेपाल और अब फ्रांस। जी हाँ, इन यहाँ पे हर एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देते हुए आपने देखा। फ्रांस में तो हालात ऐसे हो गए कि पिछले 2 सालों में 5 से ज्यादा प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं। आखिर क्या हो रहा है दुनिया में? क्यों देश के प्रधानमंत्री लगातार इस्तीफा दे रहे हैं? आप देखो, भारत के पड़ोसी की अगर अपन बात करें तो पहले मॉरिशियस से चीजें शुरू होती हैं। मॉरिशियस में इस्तीफा, श्रीलंका में चीजें हमने देखी, म्यांमार में पहले हमने चीजें देखी, उसके बाद बांग्लादेश में चीजें देखी, नेपाल में चीजें देखी। ये बात करी हमने एशिया की। और अब यूरोप का एक बड़ा पावर सेंटर मैं कह सकता हूं फ्रांस, जिसको हम लोग एक डेवलप्ड नेशन मानते हैं, जहां पे हम मानते हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही एक देश के प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया है, अब इस्तीफा दे दिया है। अगर आप बैकग्राउंड स्टोरी देखोगे तो फिर से पाओगे कि एक कारण यहाँ पे भी कॉमन देखने को मिलेगा, वो है आर्थिक संकट। जी हाँ, अगर आप जीडीपी टू डेब्ट रेशियो अगर देखोगे तो वो 114% पहुंच गया है। इसका मतलब कमाया जा रहा है 100 रुपया और खर्च किया जा रहा है 114 रुपया। इसके तहत सरकार ने कोशिश ये की कि हम लोग पैसों को बचाएं। इसके कारण सार्वजनिक जो योजनाएं हैं, जनता के हित की जो योजना है, सोशल सिक्योरिटी की जो योजना है, उसमें सरकार ने धीमे धीमे कट करना शुरू किया। इस कट से आहत होकर लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। और इस आंदोलन में आप देखोगे कि एक और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सर, एक और प्रधानमंत्री ने इसको इस्तीफा देना पड़ा, इसका क्या मतलब है? फ्रांस में पिछले 2 सालों में अगर देखोगे तो यही टर्मोइल चल रहा है कि प्रधानमंत्री आते हैं, कुछ नीतियों का निर्माण करते हैं और उन्हें क्या देना पड़ जाता है, इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो ये राजनीतिक उथल पथल जो एशिया में थी, अब कहां पहुंच रही है, धीमे धीमे यूरोप में भी आपको देखने को मिल रही है। जो आर्थिक संकट हमने एशिया के देशों में देखा था, वही आर्थिक संकट अब हमें कहां देखने को मिल रहा है, यूरोप के देश में देखने को मिल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपति अभी भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैक्रोन साहब अभी भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और इन नीतियों के बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो नीतियों के बैकग्राउंड में आपको कौन नजर आएगा, मैक्रोन साहब नजर आएंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जो जो पावर है उसकी तुलना हम भारत के साथ भी करेंगे और इस राजनीतिक उथल पुथल की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस राजनीतिक के चौराहे पर जो दुनिया आ गई है, इसके बारे में, इस भूचाल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों पहले नेपाल में जो टर्मोइल आया था, जो तूफान आया था, वो कहां पहुंच गया है, फ्रांस पहुंच गया है, पेरिस पहुंच गया है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस स्थिरता और लोकप्रियता परंपरा का जो प्रतीक है, इस समय एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, बायरो साहब, इन्हें क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। उसी समय आप पाओगे, उसी समय एक आंदोलन वहां पे चल रहा था और उस आंदोलन का नाम था ब्लॉकन स्टाउट। ब्लॉकन स्टाउट का मतलब है सब कुछ अवरुद्ध करें, सब कुछ बंद कर दें। आप देखोगे कि बैरिकेड्स लगा दिए गए, रोड पे जो यातायात है वो ठप हो गया, इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई, ट्रेन बंद हो गई। तो सब चीजें क्या कर दी गई, बंद की गई। बिल्कुल ये बात आपको अगर याद हो, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि सारा देश क्या हो गया था, ठप हो गया था। वही उसी दर्ज पे आप देखोगे फ्रांस का एक आंदोलन जिसमें नारा दिया गया है ब्लॉकन स्टाउट, सब कुछ अवरुद्ध करें। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बायरो साहब का इस्तीफा किसके साथ संबंधित है, सब कुछ अवरुद्ध करें के साथ संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रांस में बायरो साहब को इस्तीफा देना
क्यों पड़ा? उसका पहला जो कारण है वो है राजनीतिक अस्थिरता। क्यों राजनीतिक अस्थिरता इसका कारण है? अगर आप देखोगे इस संकट की शुरुआत कब हुई थी? 2024 में। 2024 में फ्रांस में इलेक्शन होते हैं, और कौन से इलेक्शन होते हैं? स्नैप इलेक्शन होते हैं। जैसे ही इलेक्शन हुए, मैक्रोन साहब ने इलेक्शन करवाया, और वो ये चाहते थे कि इस इलेक्शन में उनकी जो पार्टियों से क्या मिल जाए? बहुमत मिल जाए। लेकिन हुआ एकदम विपरीत। क्या विपरीत हुआ? कि स्नैप इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो फ्रांस की पार्लियामेंट में तीन पार्टियों के बीच में पावर बढ़ गई। और ये तीन पार्टी थी भी कैसी? एक पार्टी है वामपंथी, दूसरी पार्टी है जो केंद्रीय अवधारणा को मानती है, और तीसरी है धुर दक्षिण पंथी, एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे रखती है। और इन तीनों पार्टियों में जब पावर बढ़ गई तो संसद कैसी हो गई? वहां की त्रिशंकु संसद हो गई, हंग पार्लियामेंट बन गई। अब सोचिए आप कि एक पार्लियामेंट जिसमें तीन पार्टी हैं, तीनों पार्टी के पास बराबर पावर है और तीनों की आइडियोलॉजी अलग है, वहां पे डिसीजन लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल वही स्थिति आपको कहां देखने को मिल रही है? फ्रांस के पार्लियामेंट में देखने को मिल रही है। इसके कारण हुआ ये कि किसी भी सरकार के लिए कानून पारित करना लगभग असंभव हो गया, और लगातार एक के बाद एक क्या हो रही हैं? सरकारें गिर रही हैं। लेकिन इन सरकारों के गिरने के बावजूद भी कौन? इमैनुअल मैक्रोन अपने दूसरे कार्यकाल में अपने राष्ट्रपति के कुर्सी पे मौजूद हैं, और यह पांचवा प्रधानमंत्री जो उनके सामने क्या दे रहा है? इस्तीफा दे रहा है उनके दूसरे कार्यकाल में। तो पहली चीज हमने देखी फ्रांस की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण वहां पे क्या हो रहा है? आर्थिक नीतियां और मित व्ययिता जो कम खर्च करी जा रही है सरकार के द्वारा, उससे लोगों में बड़ा आक्रोश है, उससे लोगों में बड़ा गुस्सा है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सरकार कम खर्च करने की कोशिश कर रही है। भाई, फ्रांस और ब्रिटेन अगर आप देखोगे कॉलोनियल टाइम की ये दो सबसे बड़ी क्या है? पावर हैं। दोनों ने ही बाकी देशों में जाके बहुत लूटपाट मचाई। भारत में जैसे ब्रिटेन ने मचाई, फ्रांस भी आप देखोगे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे फ्रांस ने भी काफी लूटपाट मचाई। अब इतनी लूटपाट मचाई कि अगर आप उस समय का इनका बजट देखोगे तो सरकार के पास इतना पैसा होता था कि सरकार खर्च भी नहीं कर पाती थी। तो अच्छा खासा पैसा था। और यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि वहां पे सभी लोगों के पास आपको क्या देखने को मिलेगा? बीमा, इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेगा, पेंशन जैसी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, अच्छा हेल्थ केयर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ वहां पे जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको क्या मिलता है? सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। इसका मतलब कि वहां पे आपका एक सोशल जीवन जो है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करती है? वहां की सरकार प्रोवाइड करती है। ये चीजें बहुत अच्छी चली थी इन दोनों देशों के साथ 1974-75 के आसपास तक। 74-75 तक इन लोगों ने जो पैसा कमाया था उसको इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से खर्च किया, बहुत लेविश लाइफ जी। और ये आदत अपनी जनता को डाल दी कि अब काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा हम आसानी से खर्च कर सकते हैं। जब आप सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, इसका मतलब अब सरकार को क्या करना पड़ेगा? उसे इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा, वो हेल्थ केयर जो फैसिलिटी जनता को देनी है वो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सरकार को बनाना पड़ेगा। बेरोजगारों को जो पैसा देना है या वो पैसा कौन दे रही है? सरकार दे रही है, जिसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये सब जो वजन है किसके पास आ गया? सब बर्डन सरकार के पास आ गया। धीमे धीमे देखोगे कि जीडीपी टू डेप्ट रेशो बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? फ्रांस में जीडीपी टू डेप्ट रेशो जो है 114% बढ़ गया। इसका मतलब सरकार या देश का पैदा कितना कर रहा है? पैदा 100 रुपए कर रहा है और वो खर्च कितना कर रहे हैं? 114 रुपए कर रहे हैं। वहीं भारत में आप देखोगे तो करीब करीब वो जो रेशो है वो 86% है। इसका मतलब हम लोग 100 रुपए कमा रहे हैं और 86 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फ्रांस, इसको हम तो डेवलप्ड नेशन मानते थे, तो ऐसा क्या हुआ? देखो, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर आप लोन लेके अपने देश में विकसित कर रहे हो या आप कैपिटल बिल्ड कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन है वो ये काम करते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा क्या हुआ? तो समझते हैं कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ। प्रधानमंत्री बायरो की सरकार के पतन का सीधा कारण है 14 यूरो बिलियन का मितव्ययिता बजट।
बायरो साहब ने क्या किया कि मैं उन्होंने कोशिश करी कि उन्होंने माना और बताने की कोशिश करी जनता को और अपनी पार्लियामेंट को कि साहब हो क्या रहा है, सरकार जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही है। जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही है तो खर्च में क्या होनी चाहिए, गिरावट होनी चाहिए। कैसे गिरावट की जाए, उन्होंने बजट में इतना पैसा रोक लिया है। इतने पैसे की क्या कर ली उन्होंने, मितव्ययिता कर ली, कंजूसी कर ली। इस पैसे को आगे नहीं भेजा, कहा कि हम लोग जीडीपी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अब हमें बचाने की जरूरत है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो एक्सटर्नल जो जहां से हम लोग लोन लेते हैं वो लोग लोन देना हमें क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जिसका उद्देश्य क्या था इस बजट का, फ्रांस के बढ़ते राष्ट्रीय ऋण को नियंत्रित करना और कई कठोर और अलोकप्रिय उपाय शामिल थे। जब भी आप देखोगे कि सरकार इस प्रकार के अलोकप्रिय निर्णय लेती है बजट को रख के, तो सरकार का अक्सर हर जगह आपको विरोध देखने को मिलेगा। हम भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में भी जब अग्निवीर योजना शुरू हुई तो सरकार ने जो कारण बताया कि हम लोग केवल 4 साल के लिए क्यों सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, उसका रीजन ये था कि सरकार नहीं चाहती कि क्या दिए जाए, बजट जो बजट है उस पे पेंशन का बर्डन डाला जाए। हालांकि ये बात एमपीज और एमएलएस पे भी लागू होनी चाहिए कि उनको भी पेंशन नहीं दी जानी चाहिए, उनको भी केवल 5 साल के लिए टेम्पररी बेसिस पे सरकार में एम्प्लॉयमेंट के तौर पे देखा जाना चाहिए। लेकिन चलिए छोड़ते हैं। लेकिन उस चीज का भारत में भी आपने देखा क्या हुआ, विरोध हुआ। जब भी आप भारत में कोई लोकप्रिय योजना जो चल रही है सरकार की, जिससे हो सकता है सरकार को काफी बर्डन पड़ रहा हो अपने फाइनेंस पे, जब सरकार उसको बंद करने की कोशिश करती है तो भारत की जनता भी आप देखोगे क्या हो जाती है, आक्रोश में आ जाती है, गुस्सा हो जाती है। बिल्कुल यही चीज कहां पे हुई, फ्रांस में हुई। इन उपायों से सरकारी खर्च में भारी कटौती, कल्याणकारी भुगतानों को रोकना और 2 सार्वजनिक छुट्टियों को रद्द करना शामिल था। सरकार ने कहा कि भाई जब आप छुट्टियां ले रहे हो, जो पब्लिक हॉलीडेज हैं, जैसे अपन मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे दिवाली की छुट्टी और होली की छुट्टी सरकार क्या कर दे, बंद कर दे। सरकार ये कहते हैं जैसे प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो कार्य करते हैं, इन छुट्टियों पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इस पब्लिक हॉलीडे इस दिन डिक्लेयर नहीं होगा। ये सब चीजें जनता को पसंद नहीं आई और जनता ने क्या कर दिया, जनता ने एक आह्वान कर दिया सरकार के विरुद्ध। इन उपायों को वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों दलों ने अस्वीकार कर दिया, जिसने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। और जैसे ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, ये तो राजनीतिक द्वेष आपने देखा कि कैसे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो अलग अलग थी, जब वो एक पार्लियामेंट में होती हैं और किसी के पास पावर नहीं होती है तो क्या होना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन जनता ने क्या किया, जनता ने आंदोलन शुरू किया, विरोध प्रदर्शन शुरू किया, ब्लॉकन्स आउट, सब कुछ क्या कर दो, बंद कर दो। इस आंदोलन की सफलता में फिर से आप एक नाम सुनोगे, किसका नाम, सोशल मीडिया का नाम। सोशल मीडिया की भूमिका सबसे अहम रही। क्यों? क्योंकि विरोध प्रदर्शनों को संगठित जो किया गया वो किसके तहत किया गया, वो टेलीग्राम के तहत किया गया, वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन के तहत किया गया, वो अन्य प्लेटफॉर्म लोगों को एक साथ अपने और योजना बनाने की अनुमति दी बिना किसी एक नेता के। तो अगेन जो नेपाल में हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा, बिल्कुल वैसा ही आप कहां देख रहे हो, फ्रांस में देख रहे हो। यहां पे भी आपको कोई प्रमुख नेता देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का एक अहम रोल देखने को मिल रहा है, जो लोगों को क्या करने का काम कर रहा है, संगठित करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ जब मीडिया में अगर बातें आती है तो मीडिया पे सरकार क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। इसलिए लोगों ने यहां पे भी नेपाल की जैसे जो मेन मीडिया है उसको क्या किया, दरकिनार किया और वास्तविक समय की रिपोर्टिंग किसके तहत करी, वास्तविक समय की रिपोर्टिंग इन सोशल मीडिया एप्लीकेशन के तहत की। और यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि फ्रांस में करीब 80,000 पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ी इन आंदोलनकारियों को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब 1,000 से भी ज्यादा लोग फ्रांस में क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इन सब चीजों के कारण। समझने की कोशिश करते हैं कि इस फ्रांस के आंदोलन में सोशल मीडिया की क्या भूमिका थी। तो सोशल मीडिया फिर से सबसे अहम भूमिका में रहा। कहां पे, फ्रांस के आंदोलन में। क्यों रहा? क्योंकि ये एक विकेंद्रीकृत संगठन है। टेलीग्राम
ट्विटर, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने लोगों को एक साथ आने और योजना बनाने की अनुमति दी। वहीं अगर कोई नेता होता तो वो क्या करता, वो खुद की बात रखता, खुद के हिसाब से आंदोलन को चलाता। लेकिन सोशल मीडिया से जब आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब आप सब लोग क्या रख सकते हो, वहां पे अपनी बातें रख सकते हो। ये एक विकेंद्रीकृत, आपको क्या देखने को मिलेगा, विकेंद्रीकृत आंदोलन देखने को मिलेगा। और फिर से नेपाल की जैसे यहाँ पे भी मेन मीडिया को क्या किया गया, दरकिनार किया गया। मेन मीडिया को चूंकि उस पर सरकार क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है उसको, बहुत तेजी से सेंसरशिप लागू उस पर कर देती है। इस कारण आप देख रहे हो कि मेन मीडिया को लगातार क्या किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि साहब क्यों जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया। मैंने बताया कि दो कारण है, एक तो राजनीतिक कारण है और दूसरा जो आर्थिक कारण है। क्या जनता मैक्रोन से गुस्सा है, मैक्रोन की नीति से गुस्सा है, या वहां के प्रधानमंत्री की नीति से गुस्सा है? तो आप पाओगे जनता का जो मुख्य गुस्सा है वो किसके प्रति है, वहां के राष्ट्रपति के प्रति है। और वो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। जनता का मैक्रोन पर गुस्सा उनकी नीति और शासन शैली दोनों से जुड़ा है। क्या उनकी नीतियां कैसी है, उनकी नीतियां हैं अलोकप्रिय। लोगों को जो नीतियां पसंद नहीं आती, ऐसी नीतियां वो लागू कर रहे हैं। पेंशन सुधार और मितव्ययिता उपायों ने जनता को नाराज कर दिया है, क्योंकि वे इसे आम लोगों पर क्या समझते हैं, वो बोझ मानते हैं, सरकार द्वारा लादा गया बोझ। हो सकता है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, लेकिन आप एक लोकतांत्रिक देश में हो, लोकतांत्रिक देशों में अगर आपने लोगों को एक बार टॉफी पकड़ा दी और वो टॉफी आप वापस से छीनने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उसका विद्रोह होगा। बिल्कुल वही चीज आपको कहां देखने को मिल रही है, फ्रांस में देखने को मिल रही है। आज आपको भी अगर याद होगा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में कहा था कि सिलेंडर पे से जो सिलेंडर आता है, घरेलू जो सिलेंडर है, उस पे से सब्सिडी हटानी है, तो वो क्या करना पड़ा, बाद में जाके उसको ऑप्शनल करना पड़ा कि आप चाहते हो तो हटाओ और नहीं चाहते हो तो आप उस सब्सिडी का लाभ लेते रहो। वो क्या नहीं कर सकते थे, हम लोग लाद नहीं सकते थे जनता पे अचानक से। तो ये चीज जो थी, जनता अपने इसको क्या समझती है, बोझ समझने की भूल कर देती है। साथ ही साथ अब उनकी जो शासन शैली है, स्पेशली मैक्रोन साहब के अपने दूसरे कार्यकाल में, ये कैसी है, लोग मान रहे हैं कि अहंकारी और असंवेदनशील मानी जा रही है। क्योंकि जब वे संसद को दरकिनार कर अपनी नीतियों को जबरन लागू कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, मैक्रोन साहब कर रहे हैं। तो इस कारण फ्रांस की जनता में किसके प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, मैक्रोन साहब की जो की प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इनके दूसरे कार्यकाल में इनकी लोकप्रियता में भी भारी गिरावट देखी गई है। जनता को लगता है कि मैक्रोन जनता की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हालांकि मैक्रोन साहब जो कर रहे हैं वो देश के, हो सकता है देश का जो आर्थिक स्वास्थ्य है उसको सुधारने के लिए वो कार्य कर रहे हों। अब समझते हैं कि कैसे वहां पे जो हमने बात कर रहे थे साहब, मैक्रोन के प्रति गुस्सा है लेकिन प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, तो फ्रांस की थोड़ी सी राजनीतिक प्रणाली को भी समझ लेते हैं। फ्रांस में किस तरीके का शासन है, एक अर्ध राष्ट्रपति गणतंत्र है, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। वहीं पे अगर आप भारत में देखोगे तो हम कैसे हैं, पार्लियामेंट्री देश हैं, और फ्रांस कैसा है, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। इसका मतलब कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच विभाजित होती है। हमारे यहाँ पे जो कार्यकारी शक्ति है वो किसके पास होती है, मूल रूप से वो संसद के पास होती है। और संसद का नेता कौन होता है, हमारे लिए प्रधानमंत्री होता है, संसद में बहुमत का नेता। यह एक संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली का अनूठा मिश्रण है। तो यहाँ पे कुछ पावर संसद के पास होगी और कुछ पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास है। और यहाँ पे फ्रांस में राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और उनके पास बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, हमने जिन विधायकों को चुना है, जिन एमएलए को चुना है, जिन एमपीज को चुना है, वो किसको चुनते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन फ्रांस में जनता सीधे किसको चुन लेती है, राष्ट्रपति को चुनती है। प्रधानमंत्री वहां पे भी सरकार का प्रमुख होता है और उसे संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जैसे भारत में होता है, हर पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा होता है कि संसद में अगर किसी पार्टी के पास बहुमत है तो उसका क्या बन जाएगा, उसका जो लीडर होगा वो वहां का प्रधानमंत्री बन जाएगा। जैसे भारत में बिल्कुल वैसा सिस्टम वहां पे फ्रांस में भी है।
अब राष्ट्रपति के चुनाव की अगर अपन बात करें तो हमने देखा फ्रांस में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। चुनाव में 2 राउंड प्रणाली होती है, 2 राउंड सिस्टम कहते हैं इसे। पहला जो राउंड होता है इसमें सभी उम्मीदवार क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और यदि कोई भी उम्मीदवार 50% से अधिक वोट नहीं कर पाता तो शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच दूसरा राउंड होता है। मान लो कि 5 उम्मीदवार खड़े हुए कि मेरे को क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है। उन 5 में से किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले तो जो सबसे कम वोट वाले हैं वो 3 लोग हट जाएंगे, और सेकंड राउंड में इनिशियल जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे उनके बीच में क्या होगा, फिर से राउंड होगा, और अब जिसको 50% से अधिक वोट मिल जाएंगे वो फ्रांस का क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इससे हमने देखा राष्ट्रपति कौन चुन रहा है, जनता सीधे तौर पे चुन रही है। अब वहां पे प्रधानमंत्री की भूमिका की अगर अपन बात करें तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, बात बिल्कुल सही है। उसे नेशनल असेंबली में बहुमत समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब मैक्रोन साहब खुद जीत जाएंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी पार्टी जो है वो संसद में क्या प्राप्त कर ले, बहुमत प्राप्त कर ले। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मैक्रोन साहब खुद तो राष्ट्रपति की कुर्सी पे आसीन हो गए लेकिन उनकी जो पार्टी थी वो कहां पे बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन यह नियुक्ति अक्सर एक राजनीतिक गणना पर आधारित होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद में समर्थन प्राप्त करना होता है कि अगर आपके पास बहुमत है तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही देश के दैनिक शासन की जिम्मेदारी होती है। तो जो दैनिक शासन है उसकी जिम्मेदारी तो किसके पास है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी वहां पे पावर होती है। बहुत सारी पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। वहां पे राष्ट्रपति केवल एक सेरेमोनियल हेड नहीं है, ठीक है। अब वहां पे जो सरकार चल रही है उसके लिए बार बार एक शब्द आप न्यूज में पढ़ोगे, उसे कहा जाता है कोहैबिटेशन। क्या कहा जाता है, कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब है एक ही जगह पे एक ही समय में बहुत सारे अलग अलग लोग रह रहे हैं। मतलब ये मान लेते हैं पार्लियामेंट है किसकी, फ्रांस की, अलग अलग विचारधाराओं की जो पार्टी है जिसमें किसी के पास भी बहुमत नहीं है, वो सब कहां बैठी हुई हैं, संसद में बैठी हुई हैं। तो इस प्रकार की सरकार को आप क्या कह दोगे, कोहैबिटेशन कह दोगे। कोहैबिटेशन तब होता है जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से हो जाते हैं। भाई यहाँ पे ये 3 पार्टी हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बना, दूसरी बार यहाँ से बना, तीसरी बार यहाँ से बना, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो मान लेते हैं इस एक पार्टी से और तीसरी पार्टी से प्रधानमंत्री बन गया है। तो अब क्या होगा, कोहैबिटेशन हो जाएगा। एक अलग पार्टी का तो राष्ट्रपति है और अलग पार्टी का क्या हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से समझे कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो तो मान लेते हैं एनडीए से हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो किससे हो जाए, वो हो जाए आईएनसी, नेशनल कांग्रेस से अगर वो हो जाते हैं तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि भारत में ऐसा नहीं हो सकता। यह स्थिति तब बनती है जब राष्ट्रपति की पार्टी संसद में बहुमत नहीं जीत पाती, और बिल्कुल ये कहां हुआ है, अभी फ्रांस में हुआ है। इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कार्यकारी शक्ति साझा करनी पड़ती है, जिससे अक्सर सत्ता संघर्ष और राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अब आप सोचिए कि एक जो राष्ट्रपति है वो एक पार्टी से है और जो प्रधानमंत्री है वो दूसरी पार्टी से, दोनों की आइडियोलॉजी एकदम अलग अलग है, दोनों अलग अलग वादा करके चुनाव जीते हैं, वो किस तरीके से एक काम पे राजी हो पाएंगे। तो वहां पे आपको गतिरोध देखने को मिलेगा। बिल्कुल वही गतिरोध फ्रांस में हमने देखा। वर्तमान संकट एक तरह से कोहैबिटेशन का एक रूप है, क्योंकि मैक्रोन के पास संसद में बहुमत नहीं है, इनकी जो पार्टी इनके पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है संसद में। अब भारत और फ्रांस की तुलना भी हम लोग कर लेते हैं। फ्रांस कैसा देश है, एक अर्ध राष्ट्रपति गणतंत्र है, जबकि भारत जो है ये संसदीय गणराज्य देखने को मिलता है। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल करता है, और इसमें कौन, हमारे एमएलए और एमपी होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पता है ना आपको, हर एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है,
ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, हमारी पॉलिटी में। फ्रांस में राष्ट्रपति एक शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब फ्रांस में बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे कार्य कौन करेगा, वहां का राष्ट्रपति करेगा, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति है वो केवल क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख के तौर पे देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वो हमारा हेड है। फ्रांस में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत में प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा में बहुमत का दल या गठबंधन का नेता होता है। जिस दल को बहुमत मिल गया वो क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति का केंद्र कौन है, हमारे यहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री, जबकि फ्रांस में शक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के बीच क्या की जाती है, साझा की जाती है। और कोहैबिटेशन के टाइम में तो ये और ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हमने समझा फ्रांस का जो संकट है। अब ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले ये चीज एशिया में हुई और अब कहां देखने को मिल रही है, यूरोप में देखने को मिल रही है। एशिया और यूरोप में राजनीतिक उथल पथल, क्या दुनिया इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या इसी तरीके से हमें और भी जो प्रधानमंत्री हैं उनके इस्तीफा देखने पड़ सकते हैं आगे। तो सबसे पहले आप देखो, फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश और जापान में हो रही ये घटनाएं कोई अलग थलग मामले नहीं है। तो क्या है साहब, ये एक बड़े वैश्विक पैटर्न का हिस्सा है। ये सभी घटनाएं हमें दुनिया की दिशा के बारे में क्या बताने का प्रयास कर रही हैं, ये जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेपाल और बांग्लादेश की अगर अपन बात करें तो नेपाल में कोली जी को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनकी सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया था। उनके जो जितने भी मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू किया, बहुमत समाप्त हुआ, क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश में भी यही हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना को पिछले साल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, जो भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों से प्रेरित थी। तो दोनों ही जगह आप देख रहे हो क्या दिया जा रहा है, इस्तीफा दिया जा रहा है। और क्यों इस्तीफा दिया जा रहा है, उसका कारण एक है कि जनता अब आपसे खुश नहीं है। इन दोनों देशों में विरोध ही की जड़ें आर्थिक असंतोष और भ्रष्टाचार थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आप यहां देख रहे हो फिर से क्या है, आर्थिक असंतोष। इसका मतलब लोकतंत्र का मतलब अब जनता ये समझ रही है कि लोकतंत्र का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें क्या देना है, वोट देना है। अगर देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसके पीछे अब जिम्मेदार कौन को ठहरा रही है, युवा की पीढ़ी। तो वो युवा पीढ़ी अब सरकार से जवाबदेही चाहती है इस आर्थिक संकट की और भ्रष्टाचार की। साथ ही साथ अगर जापान की हम बात करें तो जापान को तो दुनिया के सबसे स्थिर लोकतंत्रों में से एक माना जाता है, फिर भी वहां पे इस्तीफा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार ने बढ़ती महंगाई, स्थिर वेतन और जनता के घटते विश्वास का सामना किया। फिर से आप देख रहे हो बढ़ती महंगाई, इसका मतलब यहां पे भी आपको आर्थिक असंतोष देखने को मिल रहा है। जनता आर्थिक असंतोष से खुश नहीं है। म्यांमार की अगर अपन बात करें तो वहां पे एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को किसने हटा दिया, सैन्य तख्ता पलट वहां पे हुआ। क्यों? क्योंकि ये अस्थिरता है और इसके पीछे की भावनाएं समान हैं। क्या भावनाएं समान हैं भाई? वहां पे भी सेना ने कहा कि जो सरकार कर रही है वो सही नहीं कर रही है। वहां पे भी आर्थिक असंतोष है लोगों में और वहां पे क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया। जनता सैन्य जुंटा के खिलाफ बड़ा प्रतिरोध कर रही है क्योंकि वह एक लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और एक ऐसी सरकार को वापस चाहती है जो उनकी जरूरतें पूरा करें। तो अब इस सैन्य जो सरकार है इसके खिलाफ आपको आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। कहां पे? म्यांमार में। तो म्यांमार में आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि म्यांमार में अब लोग चाहते हैं कि फिर से कौन सी सरकार आए, लोकतांत्रिक सरकार आए। म्यांमार में लोग नहीं चाहते कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो कोई उनसे छीने। म्यांमार में लोग नहीं चाहते कि हमसे हमारा लोकतंत्र कोई छीने। तो क्या अब लोगों को ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है क्या समझ में आने लगी है? क्या जो नई युवा पीढ़ी है ये लोकतंत्र में जो पैदा हुए, लोकतंत्र में जिन्होंने अपना बड़ा समय जो जीवन का व्यतीत किया है, क्या अब ये लोकतंत्र इनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है? ये अब लोकतंत्र के बिना नहीं रह सकते हैं। और युवा पीढ़ी ने लोकतंत्र की परिभाषा को शायद ज्यादा अच्छे से समझा है कि लोकतंत्र केवल इतना नहीं है कि हमें केवल वोट देना है और सरकार चुननी है। लोकतंत्र का मतलब ये भी है कि सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए किसके प्रति? जनता के प्रति।
तो वैश्विक पैटर्न की अगर अपन बात करें, सब जगह अगर कॉमन चीजें निकालें तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, आर्थिक तनाव, चाहे वो फ्रांस की बात करें, चाहे वो नेपाल की बात करें, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें। जनता का विश्वास टूटना, हर जगह यही हुआ है। चाहे नेपाल में केपी ओली सरकार ने जब प्रतिबंध किए सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन, चाहे शेख हसीना की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुशासन के आरोप लगे, चाहे म्यांमार की सरकार ने जब लोकतंत्र का गला दबा के लोकतंत्र की जब हत्या करी, तख्ता पलट किया, तो हर जगह हमने देखा कि जनता का क्या टूटा है, विश्वास टूटा है। सोशल मीडिया की भूमिका, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल देखा जा रहा है, चाहे नेपाल में की बात करें चाहे फ्रांस की, वहां पे मीडिया को दरकिनार करके किस कौन सी चीज उभर के सामने आ रही है, वो है सोशल मीडिया। कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं, एक विकेंद्रीकृत जो आंदोलन है वो हम देख रहे हैं, और जिसकी डोर किसके हाथ में है, सोशल मीडिया के हाथ में आपको देखने को मिल रही है। युवाओं की आवाज, ये जितने भी आंदोलन आप देख रहे हो, चाहे नेपाल का आंदोलन देखो, बांग्लादेश का आंदोलन देखो, म्यांमार में अभी जो चल रहा है सेना के खिलाफ वो आंदोलन देखो, और यहाँ फ्रांस में भी देखो, बढ़ चढ़ के हिस्सा कौन ले रहा है। नेपाल के आंदोलन को तो हमने जेनजी आंदोलन नहीं कहा था, फ्रांस में भी आप देखोगे जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ चढ़ के क्या ले रही है, हिस्सा ले रही है। इसका मतलब राजनीतिक तौर पे अब सक्रिय कौन हो रही है, युवा पीढ़ी हो रही है। युवा पीढ़ी की हम और बात कर लेते हैं। ये युवा पीढ़ी डिजिटल युग में पैदा हुई है, डिजिटल युग में ही पली बड़ी है, तो इनको डिजिटल या मैं कहूं सोशल मीडिया की शायद असली पावर किसे पता है, युवाओं को पता है। काश भारत में भी हमारे युवाओं को सोशल मीडिया की असली ताकत पता होती, हम लोग केवल एआई ट्रेंड्स के पीछे ना भागते, बल्कि सोशल मीडिया का उपयोग एक अच्छे लोकतंत्र में जिस तरीके से किया जा सकता है उस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते। सोशल मीडिया ने आंदोलन को संगठित करने और जनता तक सीधे संदेश पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई, और बहुत तेजी से आप देखोगे कि आंदोलन फैले हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में इंटरेक्शन बहुत तेजी से हो जाता है। अब लोकतंत्र की नई दिशा, जो मैं कह रहा था कि बार बार लोकतंत्र, शायद लोकतंत्र की परिभाषा अब जनता नए सिरे से गढ़ रही है। लोकतंत्र अब केवल चुनावों तक सीमित नहीं, ये लोगों की भागीदारी, जवाबदेही और उनके जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है। तो यही तो था लोकतंत्र। जब हमने राजतंत्र छोड़ा, लोकतंत्र इसीलिए तो हम लेके आए थे कि क्या बड़े जवाबदेही बड़े सरकार की, क्या बड़े जनता का जीवन है वो बेहतर हो सके। लेकिन धीमे धीमे हम लोगों ने लोकतंत्र को केवल क्या मानना शुरू कर दिया कि हमें एक दिन जाना है, वोट के लिए बटन दबाना है, हाथ पे स्याही लगवानी है और आ जाना है। हमारे लोकतंत्र में हम लोगों ने केवल इतना ही पार्टिसिपेशन माना। लेकिन शायद अब युवा पीढ़ी एक नई परिभाषा को गढ़ रही है। जनता अब केवल सरकार को चुनने की बजाय उसे हर दिन जवाबदेह ठहराना चाहती है कि भाई आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप हमारी तरफ से डिसीजन ले रहे हो, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आपकी होगी। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक विकास है जहां जनता अपनी शक्ति का अधिक प्रत्यक्ष उपयोग कर रही है, और ये हर देश में होना चाहिए। क्या हर देश में आंदोलन होने चाहिए? नहीं, हर देश में आंदोलन नहीं, लेकिन जनता को लोकतंत्र के बारे में समझना चाहिए कि लोकतंत्र कहां तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में असीमित पावर किसी के पास नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? लोग हैं, जनता है। ये आंदोलन हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सबसे ज्यादा चुनौती किसके लिए बढ़ गई है? जो समाज का, जिसे हम कहते हैं एलिट वर्ग, एलिट वर्ग। इन सभी घटनाओं में एक और समान धागा है, पारंपरिक जो एलिट वर्ग है समाज का। लोग महसूस करते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक जो एलिट वर्ग है वो अलग हो गया है और केवल अपने हितों की वो सेवा कर रहा है। चाहे राजनीतिक एलिट वर्ग की आप बात करें, पॉलिटिशियन जो एलिट क्लास में है, हर बार आप देख रहे हो कि एक ही मुख्यमंत्री, चाहे उसको वोट मिले या ना मिले, वो क्या बन जा रहा है? मुख्यमंत्री बन जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो किसी की भी सरकार आ जाए, देश के कैबिनेट में आपको उनका हिस्सा देखने को मिल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। उस एलिट क्लास से अब जनता भर चुकी है, जनता को समझ में आने लगा है। ये चुनौती सरकार के साथ साथ आर्थिक संस्थाओं और कॉरपोरेशनों के लिए भी है।
तो फ्रांस में भी ये देखा गया कि मैक्रोन साहब की जो सरकार है वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही है, जो बिग कॉरपोरेट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। अब केवल ये सरकारों के अगेंस्ट आंदोलन नहीं है, बल्कि इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जो आर्थिक संस्थाएं हैं या कॉरपोरेशन है, जिन्होंने पॉलिटिशियंस को पैसा खिला खिला के अपनी नीतियां अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट में जो करी हैं, अब जनता उनसे क्या चाहती है? जवाबदेही चाहती है। आगे क्या होगा अब आप मुझे बताइएगा कि फ्रांस, जापान और अन्य देशों में राजनीतिक गतिरोध जारी है। नया प्रधानमंत्री भी बिना बहुमत के सरकार चला रहा है। क्या ये सही है या गलत है? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सरकार को अभी भी अपनी वित्तीय समस्याओं को हल करना है, लेकिन जनता मित व्ययिता नीतियों का विरोध कर रही है। सरकार तो चाहती है कि हम लोग क्या करें, जनता के हित में काम कर रहे हैं, हम जो डेप्ट रेशियो है, जीडीपी टू डेप्ट रेशियो, उसको कम करें, लेकिन जनता ही इसका क्या कर रही है? विरोध कर रही है। मैक्रोन के पास कुछ ही विकल्प है, राजनीतिक दलों के साथ समझौता करना है या जनता के विरोध को दबाएं या एक बार फिर से चुनाव कराएं। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ्रांस में आप क्या देखना चाहते हैं। साथ ही साथ इस सेशन को एंड करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ, और इन प्रश्नों का जवाब आपको सोचना है, समझना है और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। आपके अनुसार क्या भारत में भी इस तरह की राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है? अगर हाँ, तो क्या कारण होंगे और क्या यहां पे भी सोशल मीडिया की कोई अहम भूमिका रहेगी? आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की भूमिका लोकतंत्र के लिए अच्छी है या बुरी? हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देखे। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि कैसे फेक न्यूज सोशल मीडिया में बहुत तेजी से फैलती है। अच्छी बात ये देखी हमने कि किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी नेता, बड़े नेता की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद क्या कर सकती है? आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभा सकती है। क्या आपको लगता है कि मैक्रोन अपनी नीतियों को बदलेंगे? अगर हाँ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करें कि वो ऐसा क्यों करेंगे। चलिए, ये था सेशन जहां पे हमने जाना कि एक राजनीतिक चौराहे पे दुनिया आके खड़ी हो गई है, चाहे एशिया की हम बात करें, चाहे यूरोप की अब बात करें। एक लोकतंत्र की नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। क्या ये दुनिया के लिए सही है या नहीं, ये तो आने वाला समय हमें बता ही देगा। लेकिन ये बात हमें माननी चाहिए कि युवा पीढ़ी लोकतंत्र को समझ रही है और सरकार से क्या चाहती है? अब जवाबदेही चाहती है। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।